प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत ही आपको इसमें आनंद आने वाला है कि हम अपने आसपास के पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं, हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। जैसे कोई भी वस्तु है, हम उसको जब देखते हैं तो उसके आकार, आकृति और बनावट किस प्रकार की होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी हुई है। उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं पदार्थ की। अब ये पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ को हम क्या मान सकते हैं कि ऐसी वस्तु जिसमें कोई द्रव्यमान है या कोई भार है और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। जैसे आपकी एक बॉल हो सकती है, डस्टर हो सकता है, आपका बैग हो सकता है, आपके घर में मेज और कुर्सी हो सकती है। ये सब पदार्थ की परिभाषा में आती है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, बूंद या जब पानी को एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी किस चीज़ में आते हैं? पदार्थ में। यानी कि ध्यान देने बात ये है कि ऊपर लिखी हुई जितनी भी वस्तुओं में हमने पढ़ा है जिनमें द्रव्यमान होता है और वो कुछ स्थान घेरती हैं, इन सभी को हमने पदार्थ का नाम दिया। तो हमने इस ऊपर वाले पैराग्राफ में पदार्थ की डेफिनेशन को क्लियर किया। अब हम प्राचीन काल की बात करें, पुराने ज़माने की बात करें, तो हमारे आसपास जो पदार्थ की परिभाषा थी वो ये थी कि पदार्थ 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व क्या होते हैं? ये पंच तत्व क्या हैं? जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से ये सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो संजीव हो या निर्जीव हो। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे संजीव और निर्जीव की डेफिनेशन भी बताती हूँ। अब देखिए, जैसे संजीव का मतलब है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सांस लेती हो, चल फिर सकते हो। जैसे मनुष्य, हम सांस भी लेते हैं, हमारे अंदर जनन प्रक्रिया भी होती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो जनन प्रक्रिया करती हो, सांस लेती हो, चल फिर सकती हो, ये सब सजीव की श्रेणी में आते हैं। और निर्जीव, जो चल फिर नहीं सकते, जो सांस नहीं लेते, जो जनन प्रक्रिया नहीं कर सकते, उनको हम निर्जीव की दृष्टि में मानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में, यानी कि पाठ अध्याय 2 जो है, उसमें हम विचार करेंगे। और जैसे पदार्थ का भौतिक स्वरूप यानी कि उसको हम भौतिक मतलब उसका बाहरी बनावट। जैसे हम किसी बच्चे की बात करते हैं, हमारी कक्षा में कोई नया विद्यार्थी आता है, तो सबसे पहले हम उसके भौतिक स्वरूप को देखते हैं, उसके भौतिक गुणधर्म को देखते हैं कि भाई उसका रंग रूप कैसा है, कितना लंबा है, उसके बाल कैसे हैं, यानी तो इन्हीं को हम भौतिक स्वरूप बोलते हैं। तो पहला है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का ये मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए हम इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा जानते हैं। देखिए, क्रियाकलाप को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी किताबों में ध्यान से देखें कि एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। यानी कि हमने 100 ml का पानी लिया है, उसको 50 ml तक भरकर और उस पर एक निशान लगा देंगे। दिए गए नमक या शर्करा के कांच की छड़ से मदद से जल में घोल देंगे। फिर हमने उस जल में नमक ही ले लेते हैं, नमक को उसमें घोल देंगे। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देंगे। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया?
तो इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, पहला हमने लिया जल लिया, उसमें हमने क्या मिलाया, नमक मिलाया, दोनों को अच्छे से मिक्स किया, तो हमने देखा कि जल का जो स्तर है वो समान रहा। यानी कि जब हमने पानी के अंदर छोटे छोटे कण थे जिसके अंदर जो नमक थे वो समा गए, जिसकी वजह से उनका कोई भी उनके स्तर पर फर्क नहीं पड़ा। पदार्थ के छोटे कण कितने छोटे होते हैं, हम आगे इस चीज़ को पढ़ते हैं कि जो पदार्थ के छोटे गुण थे वो कितने छोटे गुण होते हैं। देखिए, एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम पर मैग्नीट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम उनको नग्न आँखों से नहीं देख सकते। हम उनको जो आपके माइक्रोस्कोप होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इनके द्वारा देख सकते हैं। क्या आपने देखा कि कभी पानी के अंदर कितने कण होते हैं, नहीं देख पाते, लेकिन जब हम इस पानी को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो वो कण हमें दिखाई देते हैं। 1.2 पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या हम मानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है? जी हाँ। क्रियाकलाप 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप में पानी में वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अब मैं इसको आपके एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी दर्शाती हूँ। देखिए, आप समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये एक बीकर है और बीकर में ये पानी के छोटे छोटे से कण हैं। अब हमने इसके अंदर चीनी घोली, चीनी के कण थे इसके अंदर और छोटे छोटे छोटे, जैसे मैं डॉट्स लगा रही हूँ। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो ये इसके अंदर समावेशित हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि इनके जो स्थान है उसमें कोई समावेशित हुए हैं या नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि जो पदार्थ जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इस बात का एग्जाम्पल से हम दर्शा सकते हैं। देखो बेटे, आप सबके घर में हम जैसे पूजा करते हैं या धूप बत्ती लगाते हैं अपने घर में, तो हम देखते हैं कि बाहर से ही धूप बत्ती की जो सुगंध है वो गेट तक आ रही होती है और हमें पता चलता है कि भाई आज घर में यहाँ से सुगंध आ रही है। यानी कि जो सुगंध आई है वो किस तरीके से आई है, वो छोटे छोटे कण बाहर तक जो गैसीय अवस्था में थे वो पूरे रूम में, पूरे कक्ष में फैल गए, क्योंकि वो गैसीय अवस्था में थे। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, या जब हम कभी शादी में जाते हैं तो हम परफ्यूम लगाते हैं। अब जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो हमारे साथ वाले लोगों को उस परफ्यूम की जो सुगंध है वो जो सेंट है या परफ्यूम है उनकी सुगंध से उन्हें पता चल जाता है कि इस बच्चे ने सेंट लगाया हुआ है या परफ्यूम लगाया हुआ है। तो क्योंकि उसकी जो सुगंध के जो कण हैं छोटे छोटे वो सारी दिशाओं में फैल जाते हैं। तो इस क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखो, एक कमरे के छोटे से कोने में, पीछे वाले कमरे के छोटे से कोने में हमने अगरबत्ती सिलगाई और उसी अगरबत्ती की जो खुशबू है हमारे बाहर वाले गेट तक आई, तो बाहर वाले गेट तक जो उसकी सुगंध आई, तो वो सुगंध किस प्रकार आई, क्योंकि जो पदार्थ था, जब अगरबत्ती थी, जब वो जली तो वो उसकी जो धुआं था, जो उसकी सुगंध थी, वो चारों दिशाओं में फैलने लगी। अब देखिए, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़े। जैसे हमने देखा कि भाई हमने एक बाल्टी ली, उसमें हमने 1 चम्मच नील डुबोया, तो वो जैसे ही हमने उसमें 1 चम्मच नील डुबोया तो नील ने सारा पानी कैसा कर दिया,
नीला कर दिया। तो ये 3-4 एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे हैं जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अब मान लीजिए कि मैडम ये क्या बात हुई कि तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज होती है, और जो तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ा सकती है। ये हम कैसे इसको देखते हैं अगले क्रियाकलाप से। तो उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप में एक दूसरे के साथ अतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों एक सेकंड, ये स्क्रीन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। हाँ, इससे नेक्स्ट पेज पे थे हम। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए कि हम कह सकते हैं कि गर्म करने से जो विसरण तेज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट लाइन। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि पदार्थ जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। ठीक है। तो जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, ये देखिए क्रियाकलाप। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं। देखो लोहे की कील है, लोहे की कील को हम तोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, छोटे छोटे लोहा निकल जाएंगे। चौक का टुकड़ा है, वो सारे में डस्ट हो जाएगा, सारे में धूल हो जाएगी। और जब रबड़ बैंड लेंगे वो बीच बीच में से जो कण हैं टूट जाएंगे, लेकिन रबड़ बैंड को जितना भी तोड़ेंगे उसमें एक अलग सा आप खिंचाव महसूस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रबड़ बैंड के अंदर जो कण थे वो एक दूसरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से जुड़े हुए थे। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं बेटा, प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को, हाँ ये प्रश्न आपको अभी ट्राई करने हैं। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो ये प्रश्न आप करने की कोशिश करना। ये एक टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक को भी अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप सब बड़े धैर्य से सुने। पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। जैसे हमारी एक आप देखते हैं कि जो शैशवावस्था होती है, उसके बाद एक बचपन वाला स्टेज आती है, फिर आप जो आपकी यौवनावस्था आती है, फिर तो इस तरीके से पदार्थ की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ अपने 3 रूप में होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था, अब देखिए ठोस अवस्था जो होती है यानी कि बिल्कुल टाइट होती है। जैसे हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड़ितता होती है। बाहरी बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। जैसे एक पहाड़ है, आप पहाड़ की जो शेप है वो निश्चित है, पहाड़ की जो सीमाएं हैं वो स्पष्ट है, पदार्थ का जो आयतन है वो स्थिर है। ठीक है, हम उसमें कितना भी बल लगा लें लेकिन आप पहाड़ को नहीं हिला सकते, आप उसके आकार को चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है, जैसे आपका घर में आप अपने आसपास एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुर्सी, मेज, पलंग, ये सब क्या हैं, एक ठोस अवस्था के हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक स्पष्ट और जो निश्चित आकार हैं, स्पष्ट सीमाएं हैं।
बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन अपना आकार नहीं बदलते, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। रबड़ बैंड को क्या मानना चाहिए? क्या खींचकर हम इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस हैं? स्पंज क्या है? ये ठोस है लेकिन फिर भी अपना संपीड़न संभव है। क्यों? अब देखिए, ये सभी ठोस हैं। जितनी भी मैंने 3 एग्जाम्पल की बात करी, चाहे वो आपका बर्तन हो, चाहे वो आपके स्पंज हो या फिर आपकी चीनी हो, ये सभी ठोस अवस्था में हैं। क्यों? बाहरी बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और जैसे हम उसका बल हटाते हैं वह पुनः अपने मूल आकार में आ जाती है। अत्यधिक बल लगाने पर ये टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथों में ले लें, किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते, ये पानी नहीं हो जाती हैं। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव हो जाता है कि हम उसको जब दबाते हैं प्रेशर से तो वो नीचे दब जाती है। ओके, तो अब हम जैसे द्रव अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो द्रव अवस्था का कोई आकार नहीं होता। देखिए, आप पानी है, पानी को आप गिलास में डालोगे तो गिलास जैसी शेप धारण कर लेगा। जब आप उसे लोटे में डालोगे तो वो लोटे जैसा शेप धारण कर लेगा। जब आप उसे एक थाली में डालेंगे तो वो थाली जैसा शेप धारण कर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव का कोई आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल रूप से है। कैसे रूप में है? तरल रूप में। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। देखो, सांस, अगर हमें जीवित रहना है तो हमें श्वास भी लेना पड़ेगा। हमें सांस जो है वो हमारी निरंतर चलती रहती है। अब रही बात जलीय जीव की, यानी कि जो जलीय जंतु होते हैं वो पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसको लेते हैं और श्वास लेते हैं। इस तरह से हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो आ जाइए, हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़नता काफ़ी अधिक होती है, यानी कि कंप्रेशन। जैसे मान लो कि अगर हम किसी गुब्बारे में अगर हम हवा भरते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम एक गुब्बारा लेते हैं और गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उसमें हवा भरने पे जब हम उसको दबाते हैं तो वो दब जाता है, काफ़ी दब जाता है। और जैसे जो हवा वाले वो होते हैं, तकिए वगैरह होते हैं, फॉर्म वाले गद्दे होते हैं, जब हम उनमें वो करते हैं तो वो भी दब जाते हैं। कंप्रेशन उनमें काफ़ी ज़्यादा होता है, संपीड़नता। उसी तरीके से जैसे हमारा एलपीजी है, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको ज़रूर याद रखनी है कि भाई एलपीजी का क्या मतलब होता है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। यह अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में भी ये जो हम आप सीएनजी यूज़ करते हैं, जैसे आपके जितने भी बड़े शहरों की हम बात करेंगे तो वहाँ पे पेट्रोल या डीजल बंद करके उन्होंने क्या यूज़ करनी शुरू कर दी है, सीएनजी। सीएनजी का मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सी से आपका डिनोट होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का उपयोग संपीड़ित बनाने के अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर से संपीड़ित किया जाता है, यानी कि उसको दबाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। आजकल गाड़ियों के अंदर भी हमने देखा है कि सिलेंडर लगे रहते हैं, सीएनजी सिलेंडर लगे रहते हैं। और दिल्ली वगैरह आप जाओगे तो वहाँ पे बसें वगैरह जो भी हैं वो सीएनजी की होती हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि भाई पॉल्यूशन कम होता है।
तो सरकार ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए CNG गैस का प्रयोग किया गया। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम ये जान सकते हैं कि आज खाने में हमारी माताजी ने क्या बनाया है। जैसे मान लो घर में छोले बने हैं, राजमा बने हैं या बासमती चावल बने हैं, तो जैसे ही आप घर पहुंचते हो तो दूर से ही आपको खुशबू आ जाती है कि आज भाई खाने में माताजी ने क्या बनाया है। तो ये गैस के जो वो कण होते हैं वो दूर दूर तक फैलते हैं और उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत तीव्र गति होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने गैस की तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है और अब इन तीनों प्रश्नों के जो क्वेश्चंस हैं आप पढ़ेंगे इनको और इनका आंसर निकालेंगे। इनके जो उत्तर हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा नया चैप्टर है कक्षा 9 के लिए। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।